जी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। देखिए भाई, आज से मैं पेपर फर्स्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज आप लोग पढ़ते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट पढ़े या सब्जेक्ट पढ़े या कोई भी पढ़े, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आपके लिए जरूरी होता है वो होता है आपका उसके लिए सिलेबस को जानना। कि आप लोग एक बार सिलेबस को अच्छे तरीके से जान लीजिए। अगर आप सिलेबस अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, माइंड में सेट हो जाता है, उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी पूरे पूरे क्लासेस के अंदर, कभी भी। अगर आपको अच्छे तरीके से आपका सिलेबस डिजाइन आपने माइंड के अंदर किया हुआ है, तो हो सकता है कि आप सभी बेसिक बातों को आपको परिचय हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप पूरे के पूरे एक बार सिलेबस से आपको गो थ्रू कराऊंगा, जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उससे संबंधित। देखिए, आप जानते हैं कि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स आते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे हमारी नहीं रहती। ये बेसिक सी बात है। लेकिन कई बार क्या है कि मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट तैयारी बहुत अच्छी होती है जिन स्टूडेंट की, उनको भी ये नहीं पता होता कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, वो छोड़ के आ जाते हैं। बाद में पता लगता है कि भाई क्यों छोड़ के आए हो, कितने क्वेश्चन किए हैं, अटेम्प्ट कितने किए हैं, बाकी के क्यों नहीं किए हैं? कि बस हो नहीं रहे थे या निगेटिव मार्किंग का एक डर था, हो नहीं रहे थे या निगेटिव मार्किंग का एक डर था। तो ये चीज आप अच्छे से सेट कर लीजिए कि नेट के पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग हमारी नहीं होती है। ठीक है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि हमें पेपर फर्स्ट को इंग्लिश मोड में पढ़ना चाहिए या हमें हिंदी में पढ़ना चाहिए। मेरी राय ये है आप लोगों को, बाकी आप एक बार देखना। मेरी राय ये है कि इस पेपर को आप बाइलिंगुअल मोड में पढ़िए। इसमें हमारी 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से कुछ यूनिट हमारी ऐसी होती है कि जिनको आपको हिंदी में पढ़ना चाहिए, कुछ यूनिट्स हमारी ऐसी होती है जिनको आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। तो ऐसा मत बोलिए आप कि मैं प्रॉपर हिंदी हिंदी में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या मैं प्रॉपर इंग्लिश में ही मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। हो सकता है आप डीआई को आसान तरीके से जो है हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कि आप जो है इन्वायरमेंट वाले पार्ट को जो है हिंदी में पढ़ना चाहते हैं किसी पार्ट को, लेकिन टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन को आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो ये सबका अपना एक अलग अलग नजरिया है। बल्कि एग्जाम में आपका आपकी साइट के ऊपर ये अच्छे तरीके से होता है मेंशन कि आप हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, या हर क्वेश्चन में भी आप दाएं बाएं कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में जा सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में जा सकते हैं। और एक कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि मान लिया आपने लैंग्वेज का जो चयन किया है शुरू में, लैंग्वेज का चयन आपने हिंदी किया है और आपने किसी क्वेश्चन का आंसर करना है इंग्लिश में। तो किसी क्वेश्चन का आंसर जब आप इंग्लिश में करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं इंग्लिश वाले पार्ट को, लेकिन आंसर हिंदी में ही आके करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक काम किया करें, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ आ रहा है उसी लैंग्वेज में अपना आंसर को कर दिया करें। ये जो डाउट माइंड में है ये आप निकाल दीजिए कि हिंदी चूज किया है तो हिंदी में ही आंसर करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, हम सिलेबस की बात करते हैं। आपको सिलेबस शो हो रहा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। सारे इसी प्रकार से सारी यूनिट का सिलेबस मैं कवर कराऊंगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में कराऊंगा। ठीक है। तो देखिए, पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कोई फिक्स दायरा नहीं है। आप एग्जाम में 10 यूनिट के अंदर टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, टीचिंग की बात करें, रिसर्च की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, या आप डीआई की बात करें, रीजनिंग की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, या आप जो है आईसीटी की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है कि अब सभी यूनिट से पांच पांच क्वेश्चन बनते हैं। किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी से कम भी रह जाते हैं। ऐसा दायरा हमें दिया गया है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज को लेकर तो माइंड में ऐसा नहीं सोचिएगा कि हाँ पांच पांच ही बनते, कहीं से सात आठ भी बन जाते, कहीं से दो तीन भी रह जाते। इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पार्ट हमारा पूछा जाता है। सबसे पहला देखिए कॉन्सेप्ट आता है टीचिंग का, कि क्या कॉन्सेप्ट है टीचिंग में, है ना। बहुत ही कम चांस बनने क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। इस जो पहली जो लाइन है इसमें सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं
हमारी जो चांसेस के जो वो है आपका लेवल ऑफ टीचिंग, वो है आपका लेवल ऑफ टीचिंग। एक सेकंड, ये वो है आपका लेवल ऑफ टीचिंग। और लेवल ऑफ टीचिंग में भी आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, इन लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन ज्यादातर के केसेस में हमारा बनता है। देखिए, हर यूनिट का कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है स्टूडेंट जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो जो मैंने बताया पहली लाइन में टीचिंग में, तो लेवल ऑफ टीचिंग से ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में हम आते हैं करेक्टरिस्टिक एंड बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स। कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है करेक्टरिस्टिक से कि टीचिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। वैसे तो हम इनको रट नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हम 2 4 10 करेक्टरिस्टिक को रट लेते हैं बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारी क्या होती है कि जब हम पिछले सालों का एक अध्ययन करते हैं पेपरों का, तो पिछले सालों के अध्ययन करने के बाद में एक हमें आइडिया लग जाता है। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स पे कुछ क्वेश्चन हमारे बने हुए होते हैं 10 20 क्वेश्चन, तो उनमें 20 30 करेक्टरिस्टिक दी गई होती है। अगर हम उसको थोड़ा सा एक आइडिया मान लें कि हाँ ये करेक्टरिस्टिक हमारी टीचिंग की होती है, उनमें से कुछ चीजें रिपीट हो जाती है, उनमें से कुछ चीजें रिपीट हो जाती है करेक्टरिस्टिक्स में, विशेषताओं में, तो उन्हीं विशेषताओं में से 2 3 विशेषता आ जाती है, वहां से आप उसको कर लेते हैं। तो टीचिंग में मैंने आपको बताया लेवल ऑफ टीचिंग और करेक्टरिस्टिक में से जो बेसिक बात बनती है। अब आती है लर्नर्स करेक्टरिस्टिक। देखिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलिसेंट एंड एडल्ट लर्नर, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप यहाँ पे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है भाई कॉग्निटिव, ये वर्ड तो आप ऐसे याद रख लेना है, कोग्नेटिव, कोग्नेटिव। इससे तो हमेशा क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं हमारे कोग्नेटिव से। यहाँ पे हमें एडोलिसेंट और एडल्ट लर्नर्स, जो लर्नर है, पहले हमने टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक बताई है टीचिंग की, यहाँ पे हमें लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो जिस प्रकार से हमें टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक हमने बताई है, तो इसी प्रकार से लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक एक चीज आपको बताऊंगा, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा यहाँ पे नहीं आने वाली है। इसके बाद में आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। भाई टीचर अफेक्ट करता है, लर्नर का भी होता है, या जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं मटेरियल का उसका भी अफेक्ट पड़ता है, या इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, या लर्निंग इन्वायरमेंटल एंड इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे हमारी दी गई है। टीचर भी होता है, लर्नर भी होता है, मटेरियल्स भी होता है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज भी होती है, कई सारी चीजें यहाँ पे हमारी होती है। इसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। ये देखिए, आप जो बोलते हैं ना कि पेपर फर्स्ट में कई सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से संबंधित आते हैं, तो एक क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में भी करंट से संबंधित बनता है। तो वो कहाँ से बनता है, वो यही से बन जाता है। कोई नया मोड आ रहा हो टीचिंग टीचिंग से संबंधित, टीचिंग फील्ड से संबंधित, जैसे कि जब ये शुरुआती समय में स्वयं का आया था, स्वयं प्रभा आया था, ये मॉक जो बना था, तो आज तक भी लगातार स्वयं पे, स्वयं प्रभा पे या मोक पे लगातार आज भी क्वेश्चन बन रहे हैं। या ऑनलाइन मेथड टीचिंग, ऑफलाइन मेथड टीचिंग, या टीचर सेंटर मेथड क्या होता है, या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या क्या होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इन चीजों को हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, थोड़ा यहाँ पे करंट से रिलेट भी हम इनको करते हैं। इसके बाद में आता है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी। भाई एक ट्रेडिशनल जो परंपरागत तरीके से जो टीचिंग हो रही थी वो टीचिंग होती है। एक आपकी कि भाई आज हम जो है अपना प्रॉपर जो है, अब जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं, भाई आपके आगे स्क्रीन है, साथ साथ में दिख रहा है आपको। एक है कि हम एक एक चीज को पहले लिखते थे अच्छे तरीके से, उसको समझाते थे जो ट्रेडिशनल तरीका था। अब पीपीटी वगैरह से ऑनलाइन मोड में डिजिटल माध्यम से जो है आप लोग एक एक चीज को बारीकी तरीके से आप लोग यहाँ पे जान लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पे इवेल्युएशन सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन पद्धति, इवेल्युएशन सिस्टम। एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवेल्युएशन, कौन कौन से तत्व होते हैं या टाइप्स क्या क्या होते हैं हमें मूल्यांकन करने के। या इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हायर एजुकेशन, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, या इनोवेशन इन इवोल्यूशन सिस्टम। यानी कि आप एक चीज देखिए यहाँ पे कि जो आज आपका परसेंटाइल बन रही है नेट के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि क्या होता है ये परसेंटाइल, क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं।
या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, या इन चीजों को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो मेनली आप टीचिंग एप्टीट्यूड का यही पार्ट होता है। देखिए कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको ये खोल के ओपन करके ये बता दे कि भाई आप ये पढ़ लो, बस ये 10 चीज पढ़ लो और यहां से टीचिंग एप्टीट्यूड में बन जाएगा। नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा पार्ट है कि जहां पे हाँ आ जाता है, कुछ चीजें PYQ से बन जाती है, जैसे कि मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बन जाती है, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, या फिर मैंने बताया लेवल ऑफ टीचिंग से बन जाता है PYQ में, या टीचिंग सेंटर लर्निंग सेंटर मेथड से बन जाता है PYQ में, स्वयं स्वयं प्रभाव बोक से बन जाता है। अब मैं बात करता हूं कि जैसे केवीएस मदान की, केवीएस मदान ऐसा नहीं है, 100% फुलफिल नहीं है केवीएस मदान। ये है कि सिलेबस सिलेबस को अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, मोटी मोटी चीज दी गई है, लेकिन गहनतम चीजें केवीएस मैदान में नहीं मिलती। पेपर फर्स्ट को पढ़ने का सही तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप लास्ट टू लास्ट, यानी कि जो अभी एग्जाम हुआ है वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, और इससे पहले अगर 22 में, 21 में, 20 में जो एग्जाम हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर को आप आधार बनाइए अपना, उन क्वेश्चन पेपर को आप अपना बेस बनाइए और उनको बेस बना के आप अपनी तैयारी को करना। हमारा टारगेट रहना चाहिए 35+। मैं आपको ये बड़ी बड़ी डींग नहीं आंकूंगा कि मैं आपके पेपर फर्स्ट के अंदर 50+ में आपको, सॉरी 45+ में आपको यहाँ पे नंबर दिलवा दूंगा या क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे 45+। नहीं, अगर यहाँ पे आपके 35+ क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आप जो है 99 और 100 की परसेंटाइल के बीच में आपका स्कोर लाई करेगा। 99 और 100 की परसेंटाइल के बीच में आपका स्कोर लाई करेगा। जो अच्छा बच्चा होता है उसका स्कोर ही 33, 34, 35, 32, 36, किसी किसी का 38, और जो महान है उसके तो भाई कितने बन जाते हैं, महान के तो कुछ नहीं कह सकते, जो जो गाड़ी है उसका कुछ भी बन जाता है। ठीक है, तो मैंने टीचिंग के आपको बताया है। हिंदी में समझने के लिए मैं आपको PPT भी हर ग्रुप की जो मतलब आपके ग्रुप में शेयर करता जाऊंगा। जैसे कि ये मैंने आपको बताया है कि शिक्षण टीचिंग से संबंधित कि संकल्पना, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर क्या क्या है, मैंने जो आपको बताया मेमोरी ऑफ टीचिंग जो मैंने बताया, स्मृति स्तर है, समझ है, चिंतनशीलता है, विशेषताएं बतानी और बुनियादी आवश्यकताएं बतानी है। इसी प्रकार से अच्छा, आप में से कौन है ऐसा कि जो ये चाहता है कि मैं प्रॉपर हिंदी में पढ़ूं? आपके ग्रुप में से कौन है ऐसा, बताइए मुझे जल्दी। कोई है ऐसा, या इंग्लिश में किसी को तकलीफ है बता दो मुझे। मतलब मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में ही आपको, लेकिन जो ये वर्ड है ना हिंदी में जो लिखे होते हैं ये ज्यादा समझ में नहीं आते। पढ़ाऊंगा हिंदी में ही मैं आपको, है ना, पढ़ाऊंगा हिंदी में ही, लेकिन चीजें जो वर्ड है वो आप उसको थोड़ा सा इंग्लिश में तो समझने की प्रयास कीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप पढ़िएगा एक बार हिंदी वाले, मैंने आपको दे दिया है इसमें, मैं इंग्लिश इंग्लिश आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस। तो माइक ऑफ कर दीजिए भाई। सबसे पहले रिसर्च क्या होता है उसके बारे में बताना है हमें कि रिसर्च क्या है। और ये पार्ट ऐसा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का कि कहीं आप PhD का जब एंट्रेंस देते हैं तो भाई माइक किसका ऑन है? तो ये वाला पार्ट ऐसा होता है कि PhD के एंट्रेंस में भी आपके बहुत ज्यादा काम आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला, कि रिसर्च की अच्छे से पढ़ना है, रिसर्च का मीनिंग क्या है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चलकर रिसर्च करेंगे या PhD करेंगे, तो काम की चीज है। तो रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च के टाइप कौन कौन से हैं, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है, या पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच ऑफ रिसर्च क्या क्या है जो हम देखते हैं आज के समय में, पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या क्या है रिसर्च की, या मेथड्स में हम जब देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन सा है। इनको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च क्या होता है, या फिर डेस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ रिसर्च क्या होता है, हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, या मेथड्स, ये जो स्टेप होते हैं रिसर्च के, देखिए आप सीधा सीधा जो है रिसर्च का एक स्टेप होता है, प्रॉपर एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के तहत आपको रिसर्च को करना होता है। तो उस स्टेप को यहाँ पे पढ़ना होता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेप बताइए रिसर्च के, है ना, वहां पे आपको लगाना होगा क्रोनोलॉजी में।
तो तभी लगा पाओगे आप जब आपको प्रॉपर पता हो कि रिसर्च के स्टेप क्या क्या होते हैं। इसके बाद में आपका थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, कि थीसिस और आर्टिकल राइटिंग क्या है, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ प्रिपरेसिंग। देखिए हम यहाँ पे पूरी पीएचडी वाला थीसिस तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो मोटा मोटा जो एग्जाम के ओरिएंटेड जो थीसिस राइटिंग जो फॉर्मेट होता है उसको यहाँ पे मैं डिस्कस यहाँ पे करूंगा। इसके बाद में एप्लीकेशन और आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च एथिक्स, यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, ये आपका सिलेबस का यहाँ पे पार्ट है। देखिए कितना छोटा सा है, लेकिन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। समझने के लिए, समझने के दायरे में ये बहुत बड़ा आ जाता है, लेकिन हम इनको भी अच्छे तरीके से पीवाईक्यू का एक रिसर्च करके पीवाईक्यू पे और पीवाईक्यू का एक पोस्टमार्टम करके हम अच्छे तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड को कवर करेंगे। इसके बाद हिंदी में है, ये हिंदी वाला आप देख लीजिएगा, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। देखिए ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट क्या होता है भाई आपके सिलेबस में। सबसे पहली बात है कि ये ऐसा कहीं तो नहीं होता है कि आपको ये वाला कॉम्प्रिहेंशन आएगा और आप इसको पढ़ लो, 10-20 कॉम्प्रिहेंशन आपको दे दिए गए, नहीं ऐसा कहीं नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि आप सीधे एग्जाम में जाके बैठे और आप कॉम्प्रिहेंशन को बना लोगे, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीधे एग्जाम में जाए और आप कॉम्प्रिहेंशन बना लो, बिल्कुल भी नहीं है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? देखिए भाई प्रैक्टिस करने के लिए है, या तो आप पीवाईक्यू का एक कॉम्प्रिहेंशन डेली उठाइएगा, वो आपकी इच्छा है कि कॉम्प्रिहेंशन आप हिंदी में कर रहे हैं या कॉम्प्रिहेंशन आप इंग्लिश में कर रहे हैं, वो आपकी इच्छा है कि किस में कर रहे हैं। लेकिन जो है जिसमें भी आप कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी का न्यूज़पेपर उठा के पढ़ा करें आप, आधा घंटा 20 मिनट जो भी टाइम, या फिर अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो एडिटोरियल पेज आप पढ़ लिया करें एक बार, है ना। इससे आपकी समझ बन जाएगी। प्रयास करते रहिएगा इसको लगातार रीडिंग करने का। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो ये कॉम्प्रिहेंशन आपका बन जाएगा। और ये कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट होता है, इसके जो मार्क्स होते हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर आप अच्छे से इसको एक बार तैयारी में कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की रीडिंग स्किल ही बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, और जिनकी रीडिंग स्किल कमजोर होती है वो स्टूडेंट जो है कॉम्प्रिहेंशन को नहीं बना पाता, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं तो लगभग हर बार 40 के आसपास जो है एग्जाम की शिफ्ट पेपर होते हैं, तो 40 शिफ्ट आपकी जब हर बार बनती है, तो 40 शिफ्ट अगर बन रही है, आप एक बात बताइए मुझे, तो 40 पेपर एक शिफ्ट के तो 3 बार के तो 120। अगर आप हर रोज एक या दो कॉम्प्रिहेंशन आप करोगे तो मैं मान के चलूंगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल टैकल कर लोगे कॉम्प्रिहेंशन को। ठीक है, तो इसको आपने लगातार प्रैक्टिस में लेके आना है। मैं भी इसको प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, लेकिन साथ के साथ आपको भी इसको प्रैक्टिस करनी है कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। देखिए भाई सबसे पहले देखिए, चाहे आप टीचिंग की बात करें, रिसर्च की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, मीनिंग आपको सभी का बताना है, टाइप सभी के बताने हैं, चाहे टीचिंग की बात करें, रिसर्च की बात करें, या फिर आपका कम्युनिकेशन की बात करें, या फिर करेक्टरिस्टिक, ये तो सभी के बताने हैं। टाइप भी बताना है, मीनिंग भी बताना है, और करेक्टरिस्टिक भी बताने हैं। अब इसमें आता है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है, इंटरकल्चरल क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप में हम कैसे बात करते हैं, या क्लासरूम में हम कैसे बात करनी चाहिए, कौन कौन से यहाँ पे होते हैं क्लासरूम के अंदर, या कौन कौन सी बाधा हमें आती है। मैं बताऊंगा आपको अभी रजनी, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन कौन सी बाधाएं हमें जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर हमारी आती है, उन चीजों की यहाँ पे चर्चा हम करते हैं। या फिर ना नेक्स्ट है मास मीडिया और सोसाइटी, ये वाला पार्ट हमारा कम्युनिकेशन के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये मीनिंग टाइप करेक्टरिस्टिक ये तो तीनों की करनी है। अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, विशेषता क्या है। तो वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। बस मैं आज आपसे गो थ्रू सिलेबस से हो रहा हूँ, इस पे ही काम करना फिर हमने आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड सिलेबस। मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, भाई मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों प्रकार की रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स वाली भी आती है और रीजनिंग वाली भी आती है। जैसे कि मैं आपको मैथ की बात बताऊं, तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे, या फिर समय से बन जाता है, टाइम डिस्टेंस, समय और दूरी से बन जाता है, अनुपात समानुपात से बन जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बन जाता है, या परसेंटेज से बन जाता है, प्रतिशत से बनता है, या लाभ हानि से, प्रॉफिट लॉस से बनता है, इंटरेस्ट ब्याज से बनता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, औसत यानी कि एवरेज से बनता है। तो मैथ के बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं। तो पूरी एक आपने रिसर्च मैथ वाले पार्ट पे नहीं करनी है, जैसे कि ये सीजीएल वाले पढ़ते हैं, ऐसे मैथ आपने नहीं पढ़ना है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिक आपको आना चाहिए। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा परसेंटेज, परसेंटेज में ही मैं आपको ऐसा मैथ करा दूंगा
कि आपकी सभी के सभी पार्ट्स जो है ये परसेंटेज से ही कनेक्ट करके आप इसको कवर कर दोगे इसी तरीके से। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो भाई नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनता है। नंबर सीरीज से कैसे? जैसे कि ये बन गया, जैसे कि ये बन गया आपका 4, 9, 16, 25, 36, बोल दिया कि आगे क्या टर्म आएगी, है ना। यहाँ पे आपका नंबर सीरीज में गैप भी आ सकता है, वर्ड इन नंबरों के बीच का गैप भी आ सकता है, स्क्वायर का गैप भी आ सकता है, क्यूब का गैप भी आ सकता है, किसी का भी कुछ भी आ सकता है नंबर सीरीज के अंदर, है ना। तो ये नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार लेटर सीरीज, तो मैं आप लोगों को पहले ही बोलूंगा ए टू जेड, ए से जेड तक सभी अल्फाबेट को आप काउंटिंग में याद कर दो। जैसे कि मैं बोलूँ अगर पी, पी का नंबर बताइए, तो आपको याद होना चाहिए पी का नंबर होता है हमारा 16। मैं बोलूँ आपको बताइए भाई एस, तो आप बोले 19। मैं बोलूँ आपको डब्ल्यू, तो आप बोले 23। इस प्रकार से याद हो जाना चाहिए। मैं आपको बोलूँ एल, तो आप बोलो कि एल का क्या होता है 12, एल का होता है 12, 12। मैं आपसे बोलूँ कि एच, तो आप बोलो 8। तो इस प्रकार से आपने सीरीज याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसे बन जाता है ए बी डी, मान लिया आगे चल के ऐसे बन गई। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं करोगे फिर ए बी सी डी ऐसे ना, आप काउंट करोगे 1 2 4 ऐसे करके कर लो। समझे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? कि पहले आपको, हालांकि एग्जाम में टाइम मिलता है, अगर आप याद यहाँ पे कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, चूंकि अभी समय है आपके पास में, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो समझ गए होंगे, रिलेशनशिप तो समझ गए होंगे। लेकिन एक ही रिलेशनशिप नहीं होती, और भी कई सारी रिलेशनशिप होती है। एक ही रिलेशनशिप नहीं होती है, और भी कई होती है। माता पिता के साथ संबंध, भाई बहन के साथ संबंध, दोस्त के साथ संबंध, दादा दादी के साथ संबंध, नाना नानी के साथ संबंध, चाचा चाचे के साथ संबंध, सभी के साथ में वो जो रिलेशनशिप का वाला वो होता था। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कभी कभी डायरेक्शन से, इस बार भी बना है। डायरेक्शन से क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। बनता है कि नहीं बनता है डायरेक्शन से क्वेश्चन? भाई डायरेक्शन से क्वेश्चन बनता है कि नहीं? बनता है ना? बनता है ना? तो बनता है तो करना है डायरेक्शन से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कभी कभी आपका कैलेंडर वगैरह से कम ही बनता है। कैलेंडर को मोटा मोटा समझा दूंगा कैलेंडर से। और रीजनिंग में एक वो आता है उसका, वो लॉजिकल रीजनिंग में आएगा, लॉजिकल में बताऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग में आएगा। ये आ गया लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में देख लो क्या क्या आता है आपको। भाई अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस, मूड फिगर, फॉर्मल इंफॉर्मल फैलेसीज, यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कोनोटेशंस, डिनोटेशंस ऑफ क्लासिकल स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन। मैंने आज से 2.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी क्लासिकल स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन। 2.5 साल पहले क्लासिकल स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन जब पढ़ाना शुरू किया था, आप लोगों ने देखा उस वीडियो को? आज भी अगर आप देखोगे तो निश्चित ही आज भी आपको वो वीडियो ऐसे समझ में आ जाएगी कि आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको क्लास में समझाऊंगा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। मूड और फिगर 1 सेकंड का काम है समझने का। फॉर्मल इंफॉर्मल फैलेसिस, ये समझने वाली चीजें है भाई, फॉर्मल इंफॉर्मल फैलेसिस ये आती है एग्जाम में। उसके बाद में आपका आपका आ जाता है, के बाद में आपका आ जाता है यहाँ पे ये इवेलुएटिंग, इवेल्युएशन और डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग से, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद में आप वेन डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनता है। वेन डायग्राम से कैसे बनता है? ऐसे बनता है, कभी कभी बन जाता है। बता दूंगा आपको कि भाई कैसे कैसे वो आता है क्वेश्चन, वेन डायग्राम से बन जाता है, वो सभी समझाऊंगा, है ना। इसके बाद में इंडियन लॉजिक, आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इंडियन लॉजिक से ज्यादा बन रहे हैं। मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणार्थ, प्रत्यक्ष परसेप्शन, अनुमान इन्फेरेंस, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति या अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, इनसे प्रमाण, ये प्रमाण से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना, व्यक्ति और हेतुवाभास। देखिए ये वाला पार्ट ऐसा है, समझने वाला पार्ट है। तो इसमें भी हम पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा सहारा लेंगे, पीवाईक्यू के माध्यम से हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे सभी को। अनुमान हो, व्यक्ति हो, हेत्वाभास हो, अनुमान, ये उपमान हो, जो भी चीजें हैं इसके अंदर, सभी चीजें अच्छे तरीके से आप लोगों की समझ में आ जाएगी।
इसके बाद में डीआई। डीआई में कोई ऐसी चीज समझाने वाली नहीं है, किसी तरीके का डीआई आ जाएगा। लगातार हम डीआई पे लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे, यूट्यूब पे भी करते जाएंगे, आपको भी लगातार प्रैक्टिस के लिए देंगे। डीआई एक ऐसा पार्ट है कि आप जिसको एक हफ्ते में नहीं कर सकते। डीआई को तो जो है आपको जो है हर रोज जो है 15 मिनट 10 मिनट आपको डीआई को देनी है। मैं तो कहूंगा कि आप हर रोज एक डीआई तो हर रोज बनाया करें। एक डीआई वाला क्वेश्चन जो है आप हर रोज बनाओगे तो डीआई वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह ही डीआई में होगा। इसके बाद आपका आईसीटी आ जाता है। आईसीटी सबसे पहली बात फुल फॉर्म आती है, जनरल एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजी। फुल फॉर्म वगैरह आप आईसीटी की हमने करनी है। इंटरनेट के बारे में बताना है, इंट्रानेट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है, इंटरनेट इंट्रानेट। ईमेल समझना है अच्छे तरीके से। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को करना है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को करना है यहाँ पे। इसके बाद में डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। डिजिटल भाई नया करंट का क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी डिजिटल जो इनिशिएटिव चल रहा है हायर एजुकेशन में, यहाँ पे करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाता है। तो लास्ट का आपका आईसीटी एंड गवर्नेंस। आईसीटी एंड गवर्नेंस ये बेसिक सा है, हमेशा क्वेश्चन जो बन जाता है। एक फुल फॉर्म आ जाती है, भाई कोई भी फुल फॉर्म आ जाती है। इंटरनेट से बन जाता है कि टू क्या है, फ्रॉम क्या है, या टू क्या है, कौन किसकी मेल देख सकता है, कौन किसकी नहीं देख सकता है। आता है कि नहीं आता है? टू क्या है, फ्रॉम क्या है, ये क्या है ना। इंट्रानेट का दायरा कितना है, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ये आपका आईसीटी वाला पार्ट है। इसके बाद में हम देखते हैं पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट जो सबसे पहले हम जिस यूनिट को कवर करेंगे वो यही है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सबसे पहले एमडीजी और एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हमारा आता है। इसको हमें पढ़ना होता है, बेसिक बताऊंगा पहले इसकी। इसके बाद में कुछ एंथ्रापोजोनिक एक्टिविटीज होती है, इनके इम्पैक्ट होते हैं क्या क्या होते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, या नॉइज पोल्यूशन, या फिर ऐसी बहुत सारी हमारे पोल्यूशंस होते हैं जो इसके अंदर हमारे आते हैं। या इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं ह्यूमन हेल्थ पर पोल्यूटेंट। सोलर, वाइंड, सोयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, ये सभी के सभी यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है। अभी तो मोटा मोटा एक आइडिया आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, के बाद में हमेशा एक क्वेश्चन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे बन जाता है 1986 में, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, बायोडाइवर्सिटी, किसी ना किसी पे एक क्वेश्चन बनता है। एक एक एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर हम यहाँ पे करेंगे। और लास्ट की हमारी यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम का सिलेबस, ये हमारा है। सबसे पहले कि इस हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को इसमें निश्चित फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है, जो स्टूडेंट जो है भाई हिस्ट्री की बैकग्राउंड है तो उसको पता है कि जैन धर्म की शिक्षा क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या है, वल्लभी में कौन सी शिक्षा दी जाती है, तक्षशिला में कौन सी शिक्षा दी जाती है, तो अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में कौन कौन सी एजुकेशन नीति बनी है, कब कोठारी आयोग आया है, कब जो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब कब आई है, ये सवाल कमीशन क्या कहता है, कौन सा कमीशन क्या कहता है, परंपरागत शिक्षा क्या है या नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम क्या है, टेक्निकल बेसिस स्किल बेसिस लर्निंग क्या है, या फिर इसके अलावा वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है। तो ये हमारी कुछ एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे हमारे दिए गए हैं। तो मैं मोटा मोटा आपको सिलेबस मैंने बताया है, मेरा जो शुरुआती जो डिस्कस यहाँ पे मैं करूंगा अपने सिलेबस को कल से, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट होगा सबसे पहले जिस पार्ट को हम कवर करेंगे, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अभी तो सिलेबस है, कोई भी पूरे रोड मैप में कोई भी डाउट हो किसी का पूछ लीजिए। लगभग फिक्स ही है ये टाइमिंग, है ना। अच्छा ये बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये तो कल बताऊंगा मैं क्या है, ये तो कल बताऊंगा भाई, एमडीजी के एसडीजी के। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, टाइमिंग में किसी को 8 बजे वाले टाइमिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, शाम को। हाँ, गुड टाइमिंग है ना। ठीक है भाई, ओके फिर ये डन है, ये टाइम ठीक है, 8 बजे वाला समय ठीक है। तो इस टाइम को हमें इसी पे रखना है क्लासेस को अपना। तो हमारी वीकली 5 क्लासेस रहेगी, इसमें 2 ऑफ रहेंगे।
तो मैं आपको बता दूंगा कि कब कब क्या रहेगा, तो इसको आपने कवर करना है भाई, है ना। तो कल हमारा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाला पार्ट रहेगा। तो आपको कुछ नहीं है, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा, इसके बाद आगामी जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपने रीडिंग करनी है, बस मैं समझाऊंगा आपको। आपका देखो मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता पीपीटी वगैरह में या इन सब में, हालांकि मैं आपको दूंगा, लेकिन बस मेरा टारगेट है कि चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए, आसान भाषा में मैं आप लोगों को सभी चीजें कवर अच्छे तरीके से कवर करा पाऊँ। ठीक है, मेरा टारगेट ये है। तो बस आज सिलेबस समझाना था, थोड़ा आई इश्यू है, थोड़ा आज इतना ही रख लेते हैं। पीवाईक्यू के लिए जो बुक है, ऐसी कोई बुक नहीं आती, लेकिन आप यूथ का ले लेना, कोई भी पेपर यूथ का ले लेना भाई, यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो लास्ट है, बस 21 से पहले का नहीं होना चाहिए, 21 22 23, ये 3 साल के पेपर आपके पास में होने चाहिए, बस 21 22 23। वो नहीं है कि 15 16 17, उनका कोई काम नहीं है भाई ना, वो नहीं मैं कराऊंगा 15 16 वाला। ठीक है, तो आज इतना रखिए, कल हम अपना पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को शुरू करते हैं। थैंक यू भाई।